पहले मैं पानीपत तृतीय, ऑब्वियसली 1761, डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी आप जानते हैं मनाई जाती है। पूर्वांचल साइड में इसको खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक टेक्निकल ज्योग्राफिकल टर्म है, हम इसी को लेकर चलते हैं। अब 1761, अब ये युद्ध क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं और क्यों इसको लेके चलना चाहिए, हम अब इस पे चर्चा शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूं इस युद्ध के लिए बहुत सारी, इस परिणाम के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, और अगर मैं आपको एक फ्रेम दूं कि हमें किन आयामों पर इसको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले पानीपत तृतीय युद्ध, ऑब्वियस सी बात है, तोड़ के पढ़िए आखिर इस युद्ध के कारण क्या थे, है ना भाई। बिना कारण के इतिहास की तहकीकात नहीं कर पाएंगे हर चीज में। मैंने कहा ना, अकबर महान था तो अकबर ही महान क्यों था? कारण। गांधी को राष्ट्रपिता जैसा दर्जा क्यों मिला? कारण। इसी तरह हम कुछ भी पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड या कॉज देखना जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे पानीपत तृतीय युद्ध का कारण क्या था, और ऑब्वियसली यहां एक बड़ा कौतूहल, एक स्वाभाविक प्रश्न उभरना चाहिए कि अभी भी हिंदुस्तान में शासन मुगलों का है। अफगान बाहर से आ रहे हैं, अगर वो इन्वेडर हैं, अगर वो अतिक्रमण करते हुए आ रहे हैं, आक्रांता हैं, तो उन्हें तो मुगलों से लड़ना चाहिए। ये मराठे कहां उलझ गए? तो कारण में एक प्रश्न जरूर हमें आंसर देना है, यह युद्ध अफगान और मराठा के बीच क्यों हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि आखिर मराठों की पराजय का कारण क्या था। पॉइंट वाइज पराजय का कारण। भाई अगर आप हारे हैं, आप चाहे जितने बड़े योद्धा हो, आपका इतिहास चाहे जितना समृद्ध रहा हो, शौर्य पराक्रम सब आपका, सब सैल्यूट करते हैं, लेकिन आप हारे तो उस हार के कारण क्या थे, यही तहकीकात हिस्ट्री करता है। और तीसरा तब हम देखेंगे कि आखिर प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम, प्रभाव। और इसीलिए मैंने कहा इस प्रभाव में हम लोग यहां तक आ सकते हैं कि संभवतः इस युद्ध का रिजल्ट कुछ और होता तो आज हम इतिहास किसी और तरीके से पढ़ रहे होते। आप इसकी शुरुआत करने के लिए आप सबको पता होगा कि जब मुगल अंपायर, खासकर जब औरंगजेब साहब का 1707 में इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, उसके बाद मुगल अंपायर जो है वो डिक्लाइन करने लगा। याद होगा आपको, मैंने कई बार बताया। और मुगल अंपायर जब डिक्लाइन करने लगा, तो मुगल अंपायर डिक्लाइन करने, वो कह लो कि लाल किले में जब सिमट के रह गया, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शक्तियां जो है, फोर्सेस पैदा हो गए। और जब अलग अलग फोर्सेस पैदा हो गए, तो ऐसे में धीरे धीरे मराठों का उभार इस रूप में हुआ, और मराठे इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगे कि कहा जाने लगा कि मुगलों का उत्तराधिकारी, शब्द ध्यान रखिए, मुगलों का उत्तराधिकारी अब भारत में मराठे होंगे। क्या मतलब है इसका? कि अब भारत पर शासन मुगलों के बाद कोई और नहीं, बल्कि कौन करने जा रहा है? मराठे करने जा रहे हैं। ये पूरा एक तरह से चर्चित वाक्य बन गया था, उनके पराक्रम से ये बातें सिद्ध होने लगी थी। लेकिन इस 1761 के युद्ध ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जिस पे आपको विमर्श करना है। कहा जाता है कि 1761 के युद्ध के परिणाम ने यह तो निश्चित नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, पर यह निश्चित कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। बात समझे? समझना है। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इससे पहले कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान का शासन मुगलों के बाद अब मराठे करेंगे, लेकिन इस युद्ध की हार के बाद यह तय हो गया कि शासन कौन नहीं करेगा, मतलब मराठे अब शासन नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान का अगला शासक कौन होगा, अभी भविष्य के गर्भ में था। अंग्रेज अभी उतने मजबूत नहीं हुए थे, अभी बक्सर नहीं हुआ है, 1761 की बात है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ।
अभी उन्हें टीपू से लड़ना है। जब 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू वीरगति को प्राप्त होगा, मराठों से अभी पूरी लड़ाई बाकी थी। इसलिए एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है, इसको भी आपको लेकर चलना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस युद्ध ने एक संक्रमण पैदा कर दिया, लेकिन एक मराठों की तरफ से, और इस देश के इतिहास बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अगर हम इस तरह से चीजों को देखें और आगे चलें, और मैं बार बार इस कमेंट को कहूंगा, और एक शेर आपने जरूर सुना होगा, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। सही में वो लम्हा, वो समय 14 जनवरी 1761 का कुछ पल, आप देखेंगे कि शायद अगर वहां गलतियां ना होती और कुछ ऐसी खताएं ना होती, तो शायद ये सदियां जो आज 2020 में हम पढ़ रहे हैं वो इस तरह का ना होता। तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए, इन बातों को देखने के लिए, मैं चूंकि यहां दो तत्व हैं, दो शक्तियां हैं। एक तरफ है अफगान, अब जरा नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक तरफ है अफगान, दूसरी तरफ है मराठे। ऑब्वियसली शुरुआत हम मराठों से करते हैं कि आखिर ये लड़ाई मराठों ने क्यों ली, आखिर मराठे को पढ़ना और इस युद्ध को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है कि इतिहास की दिशा बदलने का, या जिसने भारतीय इतिहास बदल दिया, मैंने टाइटल दिया। अगर हम मराठों की स्थिति, मराठा साम्राज्य की स्थिति देखें, पहले की पॉइंट, टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे हुए चीजों को समेटते हैं, पढ़ते हैं, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर आते हैं पानीपत पे। ऐसा नहीं कि 1761 पढ़ना है तो सीधा 1761 पानीपत 14 जनवरी पढ़ लो। पहले मराठा साम्राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, वो छत्रपति शिवा की स्वराज की विरासत किस तरह आगे बढ़ी, जब तक हम बाजीराव प्रथम और फिर जाकर बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब कहा गया, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक यहां आना ठीक नहीं रहेगा। तो मराठा साम्राज्य, अगर आप सब जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की, ऑब्वियसली 17वीं सदी के उत्तरार्ध में। और छत्रपति शिवाजी, ये पूरा चैप्टर आपको मेडाइवल हिस्ट्री में जाता है। और छत्रपति कहा जाता था बिखरे हुए अणुओं को संयोजित कर उसने एक ऐसा साम्राज्य बना दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, इसीलिए बहुत ज्यादा श्रेय दिया जाता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी के बाद जो हमारा सिलेबस और इस पाठ्यक्रम, जो ये टॉपिक है, वहां हमें किसको समझना है, उस पर मैं आ रहा हूं। छत्रपति शिवाजी ने जिस तरह मराठा साम्राज्य में एक मराठा राष्ट्रीयता भरी और धीरे धीरे अपने एम्पायर, धीरे धीरे एक तरह से उस साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, उसके बाद आप जानते होंगे छत्रपति शिवाजी ने एक अष्टप्रधान नामक, अष्टप्रधान 8 प्रधान थे, एक मंत्रिमंडल टाइप रचना की थी अष्टप्रधान की। और इसी अष्टप्रधान में एक पद होता था पेशवा। और पेशवा का मतलब आप इस तरह समझिए जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वजीर। इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि पेशवा हम लोग बार बार पढ़ेंगे, पेशवा बाजीराव, हम लोग बार बार पढ़ेंगे पेशवा नाना साहब था 1761 में जब ये युद्ध हुआ है। तो पेशवा कैसे आ गया, इस बात को समझना जरूरी है। जब वहां छत्रपति साहब थे, तो छत्रपति शिवाजी के बाद पेशवा कैसे मेन गद्दी पे आए हैं, इसी बात को समझाने की कोशिश है। तो यहां पर आपको देखना है, अष्टप्रधान का एक पद है पेशवा। छत्रपति शिवाजी के बाद धीरे धीरे, अगर मैं 3 पेशवाओं का नाम लिखूं, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव फर्स्ट, और तब
इनसे ले लिया बालाजी और इनका ले लिया बाजीराव। बालाजी बाजीराव जिनका उपनाम था और ज्यादातर किताबों में इसीलिए लोकप्रिय नाम नाना साहब से चलता है। तो यहां पे बेटा एक चीज, अगर हम लोग एक चीज लेकर देखें, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और नाना साहब तक का में देखना है। वास्तव में 1720 से लेकर 40 तक ये बाजीराव प्रथम थे और 1740 से लेकर इस युद्ध तक 61 तक नाना साहब थे। इन्हीं दोनों के कार्यकाल में क्या क्या हुआ और क्यों युद्ध मराठों ने लड़ा, ये यहीं छुपा हुआ है। मैं अभी मैप दिखाऊंगा आपको, 1758 की स्थिति दिखाऊंगा। देखो, बाजीराव प्रथम, कुछ शब्द इसी तरह की पॉइंट नोट्स बनाते रहिएगा। ये बाजीराव प्रथम था, ये वही बाजीराव जिन्हें संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बनाकर एक ऐसा पेश किया जैसे उनकी रोमानी जो छवि है केवल वही दिखी। बाजीराव के सेनापतित्व, उनकी दूरदर्शिता, इन सब पे भी बहुत कुछ लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ समझना है। लेकिन ये बाजीराव प्रथम थे जिन्होंने एक आदर्श है जिसका नाम है हिंदू पद पादशाही। एक तरह से जितने भी हिंदू शासक हैं उनको साथ लेकर जो आक्रांता है, जो विदेशी है, उनसे लड़ाई करने की एक आदर्श की स्थापना की। और यही कारण था कि बाजीराव प्रथम के समय ही, अब जो मराठा मैप है, अभी तक इनसे पहले मराठा का नाम आते क्या जाता, अच्छा मराठे वो दक्षिण वाले, इनसे पहले मराठा का मतलब ये जो क्षेत्र है ट्रायंगुलर, ये यहां है। और ये लोग ज्यादातर क्या है, कहीं हैदराबाद में, कर्नाटक, इधर उलझे रहते थे। इन्हें दक्षिण की शक्ति तो माना जाता था, लेकिन नर्मदा नदी, नर्मदा के नीचे की ताकत मानी जाती थी। लेकिन यही वो बाजीराव प्रथम है जिन्होंने जल्दी अपने पराक्रम से राजपूतों, जाटों, सिखों, सबको ऐसे करते हुए और अपना ये गुजरात, इधर मालवा, मतलब अपना जो प्रसार है वो एक तरह से मध्य भारत और पश्चिम भारत में कर दिया, उत्तर भारत तक पहुंच गए। ये बाजीराव प्रथम इस आदर्श के साथ मिलाकर आगे बढ़े और 1740 तक की स्थिति यह है बेटा कि जो हालात थे, अब मराठा केवल इस देश की दक्षिण की शक्ति नहीं रही। अब मराठा इस देश की केवल यह कहा जाए कि वो दक्षिण में उलझने वाली शक्ति रह गई है, उससे वो बहुत आगे बढ़ गई। और जब बहुत आगे बढ़ गई तो ऑब्वियसली यहीं से वो प्रभावित करने लगी और यहां तक कि अब दिल्ली का शासन मराठों की समर्थन, मराठों की सहायता के लिए इच्छुक होने लगा। और तभी जब बालाजी बाजीराव या नाना साहब आए तो नाना साहब के समय इन्होंने एक ट्रीटी याद रखना जिसका नाम है बेटा संघोला की संधि। एक जगह है संघोला, संघोला की संधि ये 1750 में हुई, 1750 में। क्या बोल रहा हूं? संघोला की संधि 1750 में हुई और 1750 में इस संधि से देखो क्या हुआ, ये मैंने कहां से उठाया था, छत्रपति ने, जो वंशज थे शिवाजी के, जो अभी भी छत्रपति शासक के रूप में थे, इन्होंने संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार पेशवा को दे दिए। इसे कहते हैं मराठा साम्राज्य की संवैधानिक क्रांति। मराठा साम्राज्य की संवैधानिक क्रांति क्या है? संघोला की संधि। क्यों है, क्या है ये? अभी तक मराठा साम्राज्य का मेन शासक छत्रपति होता था और छत्रपति ने अब ये संघोला की संधि के बाद वास्तविक तौर पर ये अपना पावर डेलीकेट कर दिया किसको? पेशवा को। इसीलिए इसे संवैधानिक क्रांति कही गई। इसका मतलब 1750 में अब पेशवा डिसीजन के लिए सर्वे सर्वा हो गया और जब सर्वे सर्वा हो गया
तो इसका मतलब है अब सारी चीजें इर्द गिर्द उसके घूम रही हैं, अब वो छत्रपति से इजाजत नहीं लेगा। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा पहले जाते हैं, बैकग्राउंड बनाओ, अपने आप देखना, तब निर्णय उसने क्यों किया, छत्रपति क्या कर रहे थे, यह सारी कहानी क्लियर होगी। इन सबको समझने के लिए 2-3 अच्छे शब्द भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम कहें कि 1750 से पहले शब्द आपको जानने हैं डिफैक्टो और डिज्यूरे। हिंदी में कहते हैं तथ्यतः, विधितः। इसका मतलब यह है, जब हम आंसर लिखें तो ऐसे शब्द दिखने चाहिए। बालाजी विश्वनाथ के बाद ही या बाजीराव प्रथम के बाद ही वास्तव में जो ताकत थी वो पेशवा के हाथ में थी। लेकिन फिर भी छत्रपति अभी जो है मेन सम्राट वो छत्रपति हैं, सिंबल छत्रपति हैं। तो कहने का मतलब, तथ्यता का मतलब होता है बेटा जो वास्तविक तौर पर शक्ति का इस्तेमाल करे, वास्तविक तौर पर। और डिजूरे का मतलब होता है जो कानूनी या संवैधानिक तौर पर ताकत का इस्तेमाल करे। क्लियर हो रही बात? इन लाइटर सेंस, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, या अपने उसमें एक ऐसे भी कहें जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति महोदय आपके जितने भी निर्णय, जितने कानून बनते हैं, सब एक्ट बनते हैं राष्ट्रपति के साइन के बाद बनते हैं। अभी भी हमारा प्रथम नागरिक संवैधानिक सर्वोच्च वही है। लेकिन जितने डिसीजन होते हैं वो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री, लोकतंत्र की जो अपनी भावना है संसदीय लोकतंत्र की, उसके तहत होता है। तो इसका मतलब जो पावर है, या दूसरे तरीके से और इसे समझा जाए थोड़ा लाइटर सेंस में, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे 2014 से पहले, तो कहा जाता था भले ही वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन वास्तविक ताकत किसी और में है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। और वास्तविक ताकत और में है मतलब जो विधिता डिज्यूरे पावर है वो तो प्रधानमंत्री थे, वही उन्हीं के नाम से चलता था। लेकिन असली ताकत, तथ्यतः, डिफैक्टो जो वास्तविक ताकत थी वो कहीं और थी, है ना। तो इस संदर्भ को लेकर आपको चीजें समझनी है। तो यहां पर अगर हम एक बात देखें, तथ्यता और डिज्यूरे, विधिता, तो पेशवा 1750 से पहले डिफैक्टो पावर तो था, डिज्यूरे नहीं था। लेकिन 1750 के बाद पेशवा मराठा साम्राज्य का डिफैक्टो और डिज्यूरे दोनों हो गया, विधिता और तथ्यता दोनों हो गया। मतलब पेशवा अब संप्रभु है, वो एक तरह से डिसीजन मेकिंग के लिए किसी अन्य ताकत की, शक्ति की, केंद्र की अब प्रतीक्षा नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां पर अब ऐसी बातों को लेकर, इन चीजों को लेते हुए अगर हम आगे बढ़ें, अगर इन चीजों को देखें, तो यह पहले बैकग्राउंड है कि आखिर नाना साहब के समय पेशवा जो है वो वास्तविक शक्ति बन चुका है, विधिता शक्ति बन चुका है। अतः वो डिसीजन वह छत्रपति से उम्मीद नहीं रखेगा और डिसीजन मेकिंग उसकी सेल्फ की होगी। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, मराठा साम्राज्य जो निर्धारित हुआ, छत्रपति के बाद मराठा साम्राज्य, यहां पर कहा जाता है कि पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य एक संघीय व्यवस्था की तरह था, संघीय व्यवस्था की तरह। और संघीय व्यवस्था कैसे था? तो केंद्र में पेशवा थे, इनका केंद्र था पूना, पेशवा थे, और 4 मुख्य सरदार और भी थे, लेकिन 4 मुख्य सरदारों के साथ एक संघीय शक्ति, आप जानते हैं शक्तियों के बंटवारा से चलती है। तो यहां पर एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ राइट्स था। और जैसे 4 मुख्य सरदार, एक भोसले थे, सिंधिया, होलकर और गायकवाड़, ये 4 मुख्य सरदारों के साथ वहां पेशवा बैठे थे और एक संघीय ढांचे का स्ट्रक्चर हो गया था मराठा साम्राज्य का।
आप जानते हैं सिंधिया, अगर हम केंद्र की बात करें तो ग्वालियर, होलकर इंदौर, भोसले नागपुर और गायकवाड़ बड़ौदा। इस तरह से आपको एरिया भी मिल जाएगा कि क्यों इतने बड़े क्षेत्रफल पर इनका मराठों का प्रभाव था और किस तरीके से ये आगे बढ़े। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझे तो देखो फिर से, केंद्र अगर ये ताकतवर है और ये सब मिलजुल कर काम करें तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से संचालन होना शुरू हुआ। कहीं ना कहीं पतन में या बाद में हार में इस स्ट्रक्चर में खामी भी आएगी, इसलिए मैं ये बना रहा हूं। तो पानीपत तृतीय को समझने से पहले मैंने ये कहा कि हमें यह समझना है कि आखिर ये पेशवा कौन है, और पेशवा में हमें दो पेशवाओं को जरूर देखना है। एक है बाजीराव प्रथम, जिन्होंने दक्षिण की शक्ति से हटाकर इसे उत्तर भारत में लाया, जिसमें कम से कम पूरा जो मालवा है, गुजरात है, इन सब पे उन्होंने संबंध के तहत अपना सर्वोच्चता स्थापित कर दी। और उसके बाद जब नाना साहब आए, बालाजी बाजीराव, जब इन्होंने पंजाब जीता, तो पंजाब जीतने के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत से लेकर और दक्षिण बहुत बड़े क्षेत्र पर, जो आज हिंदुस्तान है, कहा जाता है अटक से लेकर कटक तक, सिंध क्षेत्र में जो अटक है, उड़ीसा में जाके कटक है, तो अटक से लेकर कटक तक और सिंध से लेकर एक तरह से कन्याकुमारी तक ये पूरा जो है पताका लहराने लगा। और आप जानते हैं जो मराठा कलर भगवा कहा गया, भगवा लहराने लगा। और इस तरीके से जब इतना बड़ा साम्राज्य क्षेत्र था, और इस चीज को समझने के लिए हमें जरूर मैप देखना चाहिए। 1758 का मैप है, और 1758 में देखिए यही जो भगवा कलर है, ये मराठे हैं। ये देखो हालत है मराठों के प्रभाव का। ये जो एरिया है यहां पे अवध है, अवध, और ये वही नीला वाला बंगाल है। प्रभाव के कारण कहने के लिए नवाब है, लेकिन यहां ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक छोटा सा हिस्सा ये गोवा वाला है, यहां पुर्तगाली बैठे हुए हैं, ये तो हमेशा बैठे रहेंगे 1961 तक। तो कहने का मतलब ये, और ये हैदराबाद है, यहां निजाम साहब थे, निजाम शाही थी। और ये है दुर्रानी, अफगान, इन्होंने दुर्रानी साम्राज्य कहा, तो ये है दुर्रानी। तो कुल मिलाकर ये मैप अगर आप देख रहे हो, तो मैप जो है आज हमें समझना है उस भारतीयता कहां क्या। ये देखो, अब आपको अगर ये समझ में, क्यों इस एपिसोड को समझना जरूरी है, लगभग हिंदुस्तान भगवा कलर हो चला था। और जब यह हालत थी, उसके बाद, इस हार के बाद आप देखेंगे कि यह मैप बदल जाएगा। आप देखिए, निजाम इधर अलग रखा है, बिहार, उड़ीसा, और चूंकि आप जानते हैं कि उस समय बंगाल में सब शामिल है, इसलिए इधर किया हुआ है। इतना बड़ा ये जो एम्पायर है, ये कटक, इतना बड़ा एम्पायर मराठा है। तो इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए मैप देख के ना आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मराठे केवल ये जो मुंबई है ना, ये मुंबई ही महाराष्ट्र नहीं है पहले तो ये, लेकिन इस समय ये हालत थी जब पानीपत तृतीय की ओर, और पानीपत तृतीय में अभी जब हमने मराठों को समझा, एक चीज और याद रखना, बाजीराव प्रथम ने सभी एक हिंदू पद पादशाही आदर्श का पालन किया, जो समझाया मैंने। लेकिन नाना साहब महत्वाकांक्षी और जब इतने शक्तिशाली हो गए, उन्हें लगा कि नहीं, हमें किसी अन्य दोस्त की जरूरत नहीं है, उन्होंने हिंदू पद पादशाही का उल्लंघन कर दिया। यही अभी देखने को मिलेगा। मराठे इस युद्ध में लड़ेंगे, उनके साथ राजपूत नहीं खड़े हैं, उनके साथ आंशिक रूप से सूरजमल जाट राजा ने थोड़ी मदद की, अदरवाइज कोई शक्ति उनके साथ नहीं खड़ी है। तो उसके कारण तो रहे होंगे ना, वही कारण, वही हार, हमारी एकता, जिसने हमेशा हमारी राजाओं की कुछ भूलों ने
हमें ऐसा इतिहास दिया जो हम ना चाहकर भी पढ़ते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं।